अब इससे ज्यादा बुरा आप ड्रू मैकिंटायर के साथ क्या ही करोगे, क्योंकि स्मैकडाउन में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज ड्रू मैकिंटायर को कर दिया है सस्पेंड और ट्रैवल चीफ के साथ साथ अब एक ट्रैवल एयर वाली स्टोरी लाइन भी शुरू हो रही है। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड को, और अभी मैं नहीं बताने वाला कि मुझे स्मैकडाउन का एपिसोड कैसा लगा, आगे चलते चलते बात करेंगे। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है कोडी रोड्स के साथ में, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ वो आते हैं। क्राउड की तरफ से अच्छा वाला पॉप भी मिला है। यूजुअली क्राउड के पॉप सुन के हमको ज़्यादा चीज़ें पसंद आती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी आ रही है कि तुमको पॉप देना पड़ रहा है, ना सिर्फ कोडी रोड्स के लिए बल्कि पूरे स्मैकडाउन के शो के लिए। तो कोडी रोड्स आगे कहते हैं ओके दिस इज गोना बी फन शो, इस वजह से क्योंकि क्राउड ने अच्छा रिएक्ट कर दिया। अरे भाई साहब, कोडी रोड्स अच्छा शो तब बनता है जब शो पे अच्छी चीजें हुई हो। क्राउड के रिएक्शन से सिर्फ बात नहीं बनने वाली, और अगर ऐसा ही है तो फिर आपके क्रिएटिव लोग क्या करने बैठे हैं, लोगों से ही चैंट लगवा दो अलग अलग तरीके के। अब कोडी रोड्स यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि ड्रू मैकिंटायर जो है चैंपियनशिप लेके आया था मैच में, उसकी वजह से वो अपना खुद ही नुकसान करवा लेता है, ऐसा कोडी रोड्स बोल रहे थे। और कहते हैं अब मैं मूव ऑन करने वाला हूँ इन सारी चीजों से, अब मैं कुछ डिफरेंट करूंगा, अब मैं क्राउड में जाके बैठता हूँ और यहां से हम डिसाइड करेंगे कि मेरा नेक्स्ट चैलेंजर कौन होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। भाई ये कैसा कैरेक्टर है यार, ये कैरेक्टर कैसा है, ये क्या है? बेफेस होना समझ में आता है, लेकिन भाई तुम मतलब इतना लो एफर्ट अपने, कम से कम स्टोरी में तो ऐसा मत बताओ कि हम एफर्ट लगाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। सोचो ये लाइन कौन ही बोलता है कि हम क्राउड में जाकर डिसाइड करेंगे तुम लोगों के बीच में कि अगला कौन होने वाला है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। और अगर बोल भी दिया तो उसका कोई सेंस भी नहीं है, क्योंकि अपने आप ही एक बंदा निकल के आ जाता है जो पता चला नेक्स्ट इन लाइन है कोडी रोड्स की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। इससे ज्यादा सेंसलेस इलॉजिकल चीज आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी में क्या ही दिख सकती है। अब इसके बाद एलिस्टर ब्लैक निकल के आते हैं और कहते हैं भैया मैं रेडी हो गया हूं। इसके बाद कोडी रोड्स भी अपना जो कॉलर वगैरह वो ढीला करते हैं, लेकिन बीच में जेलिना वेगा आ जाती हैं जिन्होंने थप्पड़ मार दिया। अब कोडी रोड्स कुछ करता नहीं, भैया बेफेस अच्छा भला आदमी है। तो उसके बाद निक ऑल्डिस निकल के आते हैं और उन्होंने बोला कि आज जो है एलिस्टर ब्लैक को मैच मिलने वाला है कोडी रोड्स के अगेंस्ट में। तो ये करके इन्होंने इस मैच को ऑफिशियल कर दिया था। इस तरीके से स्मैकडाउन की स्टार्टिंग होती है। एक जमाने वो भी थे जब स्मैकडाउन की स्टार्टिंग कुछ ब्लड लाइन के सेगमेंट से होती थी और हम पूरे शो के लिए हाइप रहते थे, क्योंकि पूरे शो में भी इंटरवल में बीच बीच में जैसे बैक स्टेज के सेगमेंट होते थे, वो तो किस टाइम से कंपेयर कर दिया मैंने पता नहीं है। तो ओपनिंग सेगमेंट ऐसे देखने की आदत नहीं है, इसलिए वो पुरानी चीज़ें याद आ जा रही हैं। इसके बाद शो पर नेक्स्ट होता है ओपन चैलेंज। और भाई मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि अगर आपका कैरेक्टर, हमें पता है कि इलिया ड्रैगुनोव को रेसलिंग करनी अच्छी आती है और उनका कैरेक्टर, उनकी स्टोरी लाइन ही वो है कि भैया मैं सिर्फ ओपन चैलेंज करूंगा। भाई दानवीर किस्म का आदमी वो जॉन सीना के ऊपर ही सही लगता था, क्योंकि वो एक बड़ा सुपरस्टार था, उसके पास यूएस चैंपियनशिप थी, तो अगर किसी को उसके साथ मैच मिलता तो उसको स्पॉटलाइट मिलती। भाई अपने ऊपर पहले आप सही से स्पॉटलाइट खुद तो लेके आ जाओ। और ट्रिपल एच बड़ा कहते हैं कि हमारा जो पहला फोकस है वो स्टोरी के ऊपर रहता है। यहाँ पे कौन सी स्टोरी है? इस चीज को मुझे कोई कैसे जस्टिफाई कर सकता है कि यहाँ पे हम पहले अच्छा मैच डिलीवर करने के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, हम अच्छी स्टोरी लाइन के बारे में बात कर रहे हैं पहले? ये तो मुझे यहाँ पे कहीं से भी होते हुए नहीं दिख रहा। तो मासू चांपा निकल के आते हैं और एक प्रोमो की डिलीवरी भी इलिया ड्रैगुनोव की इतनी बेकार थी, ऐसा लग रहा था, मतलब ऐसा तो शायद अगर मैं जब क्लास का मॉनिटर हुआ करता था तो वैसे बोल देता था, ये लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि टीवी पे आने वाले शो के बंदे की डिलीवरी कुछ ऐसी होनी चाहिए, जो भी उनकी वो लाइन वगैरह वो बोलते रहते हैं हर बार, जो उनका कैच फ्रेज है। भाई बहुत सही, आपको अच्छा काम करने की जरूरत है। इलिया ड्रैगुनोव रेसलिंग अच्छी है, उस बात पे कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन कैरेक्टर में डेप्थ लानी बहुत 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 ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसके बाद टोमासो ciampa निकल के आते हैं, कहते हैं लास्ट वीक तूने मुझे जैक एस बोला, ऐसा तूने कैसे बोल दिया अब इन सारे जैक एसेस के बीच में मैं तुझे हराऊंगा। वो चैलेंज को एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन जो मैच है यहाँ पे इलिया ड्रैगुनोव ने वो जॉनी गार्गानो को दे दिया, जिसके बाद इनके बीच में मैच शुरू होता है। पता है अच्छा मैच होगा, वो अच्छा मैच था भी, लेकिन वो अच्छा मैच करते करते शो उसकी भी ऐसी तैसी हो रही है। उसके बाद अपना एच बॉम्ब फिनिशर लगा के ये जो मैच है वो उन्होंने जीत लिया। तो बस इतना ही था। अभी टोमासो ciampa को ऐसा लग रहा है कि रोक के रख रहे हैं, और उधर से वो टामा टोंगा का आगे पीछे ऊपर नीचे इलिया ड्रैगुनोव के आना वो तो वैसे कंटिन्यू लगा ही हुआ है। इसके बाद बैक स्टेज से एक सेगमेंट आता है सैमी ज़ेन और निक ऑल्डिस का, जहां पे सैमी ज़ेन बोलते हैं कि यार मेरे को ना ये रे फिनिक्स के रिंग साइड पर होना है, तो साफ साफ मना कर दिया निक ऑल्डिस ने। कहते हैं कि भाई अभी तेरा मामला सही नहीं है, तो अभी तू नहीं रह सकता, वरना इसकी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी है वो मेरे ऊपर आ जाएगी। तो ये कह के उनको समझा रहे थे, इसका मतलब क्लियर हो गया था कि सैमी ज़ेन चोल करने से जरूर आएगा। नेक्स्ट शो पर बैक स्टेज से सेगमेंट था, और आई थिंक ये शो की सबसे ज्यादा फन चीज है। क्या होता है कि हमको पता है ना कि वो
घुमा घुमा के ड्रॉ करके टम्बलर के अंदर से जॉन सीना के अपोनेंट्स निकालने वाले हैं, जो भी टूर्नामेंट होने वाला है उनका। तो यहाँ पे क्या होता है, आर-ट्रूथ निकल के आते हैं और उन्होंने बिल्कुल जॉन सीना की तरह ही कपड़े पहने हुए थे और कहते हैं आई केम हेयर टू पुट माई बॉल्स इन योर हैंड, ऐसे करके उन्होंने बोला, जिसपे क्राउड ने ऑब्वियसली अच्छा रिएक्शन भी दिया, क्योंकि वो उन बॉल्स के अंदर अपना नेम लेके आए थे आर-ट्रूथ। तो निक ऑल्डिस कहते हैं भाई तेरा नाम ऑलरेडी है इसके अंदर। वो कहते हैं अच्छा ऐसा है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि अरे मैं भी कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ अपनी बॉल तेरी बॉल से टच करवाने के लिए, ऐसे करके वो बोलते हैं। क्राउड अगर आप सुनोगे वहां पे तो पीछे से रिएक्ट भी कर रहा था उस चीज पे। तो ये कह सकते हो कि शो की सबसे मस्त चीजों में से एक था। मस्त चीजों में से क्या, मस्त चीज है जिसमें आप कोई क्रिटिसिज्म नहीं निकाल सकते, क्योंकि आर-ट्रूथ जब आता है भाई, हर बार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि जब हमको पता है कि ये बंदा हंसाने के लिए आता है तो हमें हर बार हंसी भी कैसे आ रही है। या तो मतलब ऑब्वियसली इतने क्रिएटिव होके आते हैं हर बार आर-ट्रूथ। इसके बाद शो पर नेक्स्ट आती हैं जेड कारगिल, जो कि अब नई चैंपियन बन चुकी हैं। आई, उन्होंने एंट्रेंस करी अपनी। अगेन जेड कारगिल को देख के पूरा ऐसा लगता है कि जैसे कि ये तो कोई गेम का कैरेक्टर है। और जेड कारगिल ने आके फिर यहाँ पे यही बात बोली कि मैं देखो मैंने टिफनी के साथ क्या कर दिया, सबके साथ यही होगा। और कहती हैं आई एम दैट बिच करके। तो थोड़ा सा उनका बोल्ड कैरेक्टर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप क्रिटिसाइज तो देखो यहाँ पे भी कर सकते हो कि ये कैसा प्रोमो था, बट आई थिंक उसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड स्वीट रखने की कोशिश करेगी, जो कि सही भी है जेड कारगिल के कैरेक्टर के लिए। फिर बैक स्टेज थोड़ी बहुत उनकी बहस चेल्सी ग्रीन सबसे भी हो रही थी, अपना ऑरा दिखाने की कोशिश कर रही थी जेड कारगिल कि देखो अब मैं आ गई हूँ और मेरे लेवल पर कोई भी नहीं है। नेक्स्ट मैच आता है शो पर शार्लेट फेयर वर्सेस नाया जैक्स के बीच में। इस मैच में क्राउड का रिएक्शन ऐसा था कि जैसे उनको रेसलमेनिया का मेन इवेंट दिखा रहे हो। अगेन मैं तो कह रहा हूँ भाई, ये WWE वाले के आपको जो भाव है वो बढ़ाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे करके ही ये इतना इतना आगे करके ले गए और ऐसे मनमाने तरीके से चल रहे हैं। मैच ये देखो सही सही था, एक मून सॉल्ट काफ़ी मस्त लगाया यहाँ पे शार्लेट फेयर ने। एक तो नाया जैक्स थोड़ा ज़्यादा एरिया भी घेरती है, उस वजह से वो देखने में भी अच्छा लग रहा था। फिर क्या होता है, एंड में लैश लेजेंड आ जाती हैं, जो कि अब नाया जैक्स के साथ उनकी फ्रेंड की तरह चलने वाली हैं, जैसे एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर रहती हैं। और इसकी वजह से जो मैच है वो नाया जैक्स अपना एनालिटर फिनिशर लगा के जीत गई। लैश लेजेंड ने बहुत बुरा मारा एलेक्सा ब्लिस को। और उसके बाद बैक स्टेज भी जब भी अपनी ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे होते तो वहाँ पे जो ऐसे नर्स की तरह बन के आ जाती हैं आस्का, और उसके बाद उन्होंने दोनों के ही ऊपर, एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर दोनों के ऊपर ही मिस्ट लगा दिया। तो उधर से लैश लेजेंड और नाया जैक्स भी हैं, यहाँ इनके पास चैंपियनशिप है। कबूकी वॉरियर्स अलग से भिड़ रही है। तो आई थिंक ये कोई मल्टी टीम वाला मैच बनाने के लिए देख रहे हैं। और यहाँ पे तो फिर भी WWE थोड़ी स्टोरी सही चला रहे हैं, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन कुछ है नहीं। तो इसको तो कह सकता हूँ कि हाँ ये गुड सेगमेंट था आज के स्मैकडाउन से। इसके बाद हमको पता चलता है कि कौन होने वाले हैं जॉन सीना के इस फाइनल टूर्नामेंट के अंदर। इस ये जो भी टूर्नामेंट चलने वाला मैच का लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट में कौन से वो 2 मैचेस होंगे। तो ये पता चला हमको। पहला द मिज वर्सेस जे ऊसो यहाँ पे भी आ गए हैं। और दूसरा मैच WWE ने पूरा नहीं बताया, क्योंकि ये तो कह दिया कि एलन नाइट के साथ मैच होगा, किसी का होगा। और निक ऑल्डिस ये बोलते हैं कि इसको मैं सरप्राइज ही रखना चाहूंगा। तो लेट्स सी वो जो सरप्राइज है वो किस तरीके का होता है। आज शो पर एक टाइटल चेंज भी हो गया और ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। जूलिया के पास से जो यूएस चैंपियनशिप है वो जा चुकी है और चेल्सी ग्रीन ने वो चैंपियनशिप जीत ली है। रोप्स के सहारे से उन्होंने पिन कर दिया। और उसके बाद ईथन पेज भी आते हैं, जो अपने AAA वाली अलग स्टोर लाइन चला रहे हैं। तो वो उन्होंने फिर साथ में सेलिब्रेट किया। समझ नहीं आया मुझे कि ये टाइटल चेंज हुआ क्यों। चेल्सी ग्रीन का कैरेक्टर जब तक वो यूएस चैंपियनशिप नहीं जीती थी पहले वाली, इससे पहले जो चैंपियनशिप थी उनके पास, तब तक बहुत बढ़िया था। उसके बाद अब वो टाइटल गया तो उसके बाद पता नहीं उनका तो असली रंग ही खो गया। और उसके बाद अब दोबारा टाइटल आया। तो लेट्स सी अब यहाँ से WWE क्या करती है। लेकिन कोई देखो खास एक्सपेक्टेशन तो है नहीं, क्योंकि अभी तो WWE का मामला आपको पता ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसा ही चल रहा है। फिर बैक स्टेज से भी एक सेगमेंट था जहाँ पे MFT होते हैं और सोलो सिकोवा अपनी पूरी गैंग को समझा रहे हैं कि देखो जो सैमी ज़ेन है वो स्टिल यहीं आसपास ही घूम रहा है, ठीक है, हमने उसे बहुत बुरा मारा नहीं, ऐसा करके वो बोल रहे हैं। इलिया ड्रैगनोव के पास टाइटल है जो कि हमारी फैमिली में होना चाहिए। फिर व्हाइट सिक्स के पास भी टाइटल है जो कि हमारे पास होना चाहिए। तो ऐसे करके वो अपनी टीम को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और आज रे फिनिक्स के साथ टाला टोंगा का मैच भी था। तो कहते हैं कि आज तुम्हें एक स्टेटमेंट देनी है। अब जब ये मैच स्टार्ट ही हो रहा था ना, तो उसी टाइम पे MCMGs ने आके MFT के ऊपर अटैक कर दिया। तो नंबर्स गेम थोड़ा सा इक्वल इन्होंने कर दिया। रे फिनिक्स ने उसकी वजह से थोड़ी अपनी जान लगाई मैच में, लेकिन एंड में जब वो एक चोक स्लैम पड़ता है, उनको पावर बॉम्ब पड़ता है, तो फिर उनका पिनफॉल हो गया। और ये जो मैच है वो टाला टोंगा वाली टीम ही जीत जाती है। फिर मैच के बाद ये सब लोग मार रहे हैं। फिर सैमी ज़ेन एक स्टील चेयर के साथ ही आते हैं और उसके बाद उसकी वजह से जो पूरी MFT है वहाँ से चले जाते हैं कि भैया हमें इस फट्टे में नहीं पड़ना है। टाला टोंगा के कैरेक्टर को अच्छा तो बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन वो मोमेंटम नहीं मिल रहा, क्योंकि ऐसा लगता है कभी ज़्यादा फीचर हो पा रहे हैं टाला टोंगा, कभी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे अगर इनके कैरेक्टर पर अच्छे से काम किया जाए तो ये स्टैंड आउट करने वाला काम कर सकते हैं, जैसा जेकब फाटू ने किया था सोलो सिकोवा के साथ होके। बट देखते हैं WWE का एग्जीक्यूशन इस चीज़ को लेकर कितना बढ़िया होता है।
और फिर आता है शो पर मैच जो कि था एलिस्टर ब्लैक वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में, जहां पे ये ड्रू मैकिंटायर के सस्पेंशन वाला पंगा हुआ है। आज की स्मैकडाउन ऐसी है कि भाई इसको देख के, समझ के, सुन के आपकी जो सेहत है वो खराब हो सकती है, लेकिन सेहत के ऊपर आपको जो है पूरा फोकस करना है। और अपनी सेहत आप कैसे बना सकते हो? अपनी सेहत आप बना सकते हो अगर आप इंडिया के हाईएस्ट क्वालिटी के मोस्ट टेस्टेड एंड सर्टिफाइड प्रोटीन पर इन्वेस्ट करते हो। और वैसे भी अभी विंटर्स चल रहे हैं भाई, तो बल्किंग के टाइम पे मतलब प्रोटीन आप अगर अपनी डाइट में डाल रहे हो तो आपकी मसल गेनिंग में बहुत हेल्प हो सकती है। और अगर जिम नहीं भी जाते, वर्कआउट नहीं भी करते, तो आपकी बॉडी में जो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है वो प्रोटीन जब आपके अंदर मैक्रो जाता है तभी शुरू हो पाता है। तो अगेन आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको नेचुरल का लिंक मिल जाएगा। आरपंथ वाला कोड यूज कर लेना, आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जैसे कई हमारी बॉडी में ऐसी चीजें होती है ना जिसकी कमी की वजह से हम लाइफ में थोड़ा अलग फील कर रहे होते हैं, मतलब अच्छा फील नहीं कर रहे होते, तो फिर प्रोटीन की कमी होने से भी शरीर में आपको समझ नहीं आता कि आपको मजा क्यों नहीं आ रहा। तो अगर आप एक बार इसको सप्लीमेंट करना शुरू करते हो तो आप जो डिफरेंसेस है वो साफ देख सकते हो। और क्योंकि ये हाईएस्ट क्वालिटी का है इंडिया का, और मैं कभी भी ऐसी कोई चीज आपको नहीं बताने वाला जो कि आपके अंदर जाके आपको हार्म करे, तो आप इसके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हो। तो अब ये जो मैच जो आगे चल रहा होता है, मैच की कहानी क्या है, ठीक है, अच्छी अच्छी रेसलिंग करने की बात करते रहते हैं, लेकिन मेन कहानी थी यहाँ पे जब ड्रू मैकिंटायर ने आके इस मैच में अटैक कर दिया है। और ये चीज देखना कि ड्रू मैकिंटायर ने जो अटैक किया ना वो कोडी रोड्स के ऊपर नहीं किया, एलिस्टर ब्लैक के ऊपर नहीं किया, उन्होंने रेफरी को आके क्लेमोर मारा है, जो कि WWE जो कि ड्रू मैकिंटायर की फ्रस्ट्रेशन दिखाता है WWE की मैनेजमेंट के अगेंस्ट में। और जैसे ये हुआ तो भाई उसके बाद फिर कोडी रोड्स कहता है भैया मेरी कंपनी है, वो आके ड्रू मैकिंटायर को मार रहे हैं, फिर एलिस्टर ब्लैक आके जो है कोडी रोड्स को मार रहे हैं, तो फिर 2-on-1 हो गया। फिर उसके बाद डेमन प्रीस्ट निकल के आते हैं, फिर जेलिना वेगा भी यहाँ पर आ गई हैं। तो ड्रू मैकिंटायर मारना तो चाह रहे थे, लेकिन उस हिसाब से भी वो तोड़ाई कर नहीं पाए कोडी रोड्स की। अब देखो यहाँ पे ये सस्पेंड जब हुए ड्रू मैकिंटायर, तो उससे पहले भी क्या हुआ, WWE अभी से चाहती तो ऐसे भी दिखा सकती थी कि यार ड्रू मैकिंटायर ये जो बंदा है ये पागलों की तरह आया हुआ है और उसने बस मार दिया और चला गया वहां से, और उसको सस्पेंड कर दिया, फर्क नहीं पड़ रहा भाई। जब निक ऑल्डिस निकल के आते हैं ना, तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हें सस्पेंड कर रहे हैं, तो ड्रू मैकिंटायर वहां पे कह रहा व्हाट, क्यों कर रहे हो तुम मुझे ऐसे? तो ये मुझे पसंद नहीं आया कि अगर सस्पेंशन तुम्हें देना भी है ड्रू मैकिंटायर को तो ऐसे मत दो, ऐसे दो कि भाई पागल कोई आदमी आया है बिल्कुल खूंखार तरीके से और वो आके फोड़ फाड़ के चला गया, उसको सस्पेंड कर दिया, वो फिर भी निकल गया। तो आई थिंक वो चीज़ WWE के यहाँ पे अगर करनी, वो चीज़ ये करते तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन ये स्टोरी वही है कि निक ऑल्डिस परेशान हो गए हैं ड्रू मैकिंटायर के एक्शन से, और क्या ये फ्यूचर में ड्रू मैकिंटायर वर्सेस निक ऑल्डिस के मैच की तरफ भी लीड कर सकता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। बट अगेन क्या WWE इसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाएगी या नहीं, वो अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। ट्राइबल एयर के ऊपर आने से पहले अगर आज के स्मैकडाउन को रेट करें तो देखो मैं इसको 2 स्टार ही रेट करने वाला हूँ। कुछ एक आधी चीज़ जो है वो शो में देखने लायक थी, बाकी तो WWE की बुद्धि में अभी तक की बात उतर नहीं रही कि उनको स्मैकडाउन बढ़िया करने की जरूरत है। और ट्राइबल एयर जिस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है ये कि WWE ने ट्रेडमार्क फाइल किया ट्राइबल एयर के लिए, ट्राइबल एयर के लिए, जो भी आप जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहो। और अगर आपको याद होगा तो ब्लड लाइन की स्टोरी में रोमन रेंस ने जो उपाधि है वो सोलो सिकोवा को दी थी, लेकिन अब ये उपाधि ऐसा लगता तो नहीं है कि सोलो सिकोवा के लिए आने वाली है, रोमन रेंस की किसी स्टोरी लाइन से रिलेटेड होने वाली है। इसका चांस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ट्राइबल चीफ ऑलरेडी एक बार सोलो सिकोवा बन चुका है, तो वो अपने आप को डाउनग्रेड करके ट्राइबल एयर के ऊपर क्यों आएगा? ट्राइबल एयर वो बंदा होता है कि जैसे अगर कोई किंग है तो जो प्रिंस है वो अगला किंग बनता है, तो ऐसे करके आप ट्राइबल एयर बोल सकते हो, जो कि नेक्स्ट या फिर फ्यूचर का ट्राइबल चीफ होगा। तो वो डेफिनेटली सोलो सिकोवा के लिए तो एक करेंगे नहीं, क्योंकि अब ऑब्वियसली वो ट्राइबल चीफ के ऊपर बन चुका है, तो वो तो उनको नीचे लेके आना हो जाएगा। तो अभी किस तरीके से रोमन रेंस की स्टोरी लाइन से लिंक है, और एक्सपेक्टेड है कि अब रोमन रेंस का रिटर्न शायद अगले मंडे नाइट रॉ में हो रहा है, क्योंकि अगर ये भी नहीं कर रहे तो फिर अपना सिर और ज्यादा इनको फोड़ लेने की जरूरत है। तो देखते हैं फिर अब ये वाली जो ट्राइबल एयर वाली स्टोरी लाइन है वो कैसे चलती है। बाकी नेचुरल टीम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में ही मिल जाएगा। आरपंथ कोड यूज करना मत भूलना। आपको स्मैकडाउन कैसी रही वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।